अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी किसी से मोहब्बत की है तो आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें सच्चा प्यार, फीलिंग्स और फैमिली सब एक साथ लिंक करते हैं। इस मूवी में सच्चा प्यार दिखाया गया है कि इंसान मरने के बाद भी दोबारा से अपने प्यारों से कैसे मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी के बिगनिंग सीन में हम एक 8 साल बच्चे जीहू को देखते हैं, जिसके पास एक बुक होती है और उसमें ये स्टोरी लिखी होती है कि जमीन और आसमान के दरमियान एक ऐसी जगह है जिसका नाम क्लाउडलैंड है, और जहाँ इंसान मरने के बाद चला जाता है और उस वक्त तक वहाँ रहता है जब तक उसे जमीन पर याद किया जाता है और वो जमीन पर वापस भी आ जाता है। मूनसून सीजन में इस स्टोरी पर जीहू भी बिलीव करता है कि किसी न किसी दिन उसकी मॉम, जिनकी डेथ हो चुकी है, वो भी वापस आएंगी। अब हम उसके घर को देखते हैं जहाँ उसकी मॉम का फ्यूनरल हो रहा होता है और उसके रिलेटिव्स उसके डैड, जिनका नाम वू है, उनको बता रहे होते हैं कि आपके बेटे को जन्म देने की वजह से ही सू बीमार होना शुरू हो गई थी और उसी वजह से ही उनकी डेथ हुई है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो अपने काम पर जाता है और जब वो वापस आता है तो जीहू अपने बेड की बजाय मॉम की कबर्ड में मिलता है, क्योंकि वो अभी भी अपनी मॉम को भूला नहीं था। उसके डैड एक अनाड़ी इंसान होते हैं और वो कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाते। जीहू को टीवी न्यूज से पता चलता है कि मॉनसून सीजन आ गया है और उसे उम्मीद होने लगती है कि उसकी मॉम भी वापस आ जाएंगी। फिर उसके डैड उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं और अपने काम पर आ जाते हैं। जीहू होंग की बेकरी में जाकर खाना खाता है, जो उसके डैड के बचपन के फ्रेंड है। जीहू के स्कूल में एक रेस कंपटीशन हो रहा होता है जहाँ पेरेंट्स और किड्स दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी अपने बेटे के साथ इसमें पार्टिसिपेट करता है और भागता है, मगर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीहू जागता है तो देखता है कि बारिश हो रही है और उसे लगने लगता है कि उसकी मॉम इस बारिश में उसे मिलने जरूर आएंगी। अपने डैड को साथ लेकर वो चलता हुआ एक जगह पर बैठ जाता है और अपनी मॉम का वेट करता है। वो दोनों बहुत वेट करते हैं, लेकिन उसे अपनी मॉम नजर नहीं आती, जिस पर वो उसे कहता है कि यह नामुमकिन है कि वो वापस लौटे। तो जीहू कहता है कि नहीं, मुझे यकीन है मेरी मॉम जरूर आएंगी। वो अपने बेटे को उठाकर वहाँ से चलने लगता है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें टनल में एक औरत नजर आती है जिसका चेहरा ढका हुआ होता है। जीहू को यकीन हो जाता है कि यही उसकी मॉम है। वो उसके पास आकर चेहरे से बाल हटाते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी वाइफ जैसी है। पर सू उन दोनों को पहचान नहीं पाती और ना ही उसे कुछ भी याद होता है। जीहू जिद करके उन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ वो उन्हें उनकी फोटोज और चीजें दिखाता है। उनको देखकर वो पूछती है कि मैं कौन हूँ, तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम अपनी मॉम को उनकी डेथ और क्लाउडलैंड का बिल्कुल भी मत बताना। सू पूछती है कि तुमने मुझे कहा है कि मैं क्लाउडलैंड से आई हूँ, तो वो उसे कहते हैं नहीं, असल में तुम बीमार थी और क्लाउडलैंड नाम के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम सब टनल के पास खेल रहे थे, बीमारी की वजह से तुम्हारी मेमोरी भी चली गई है। वो दोनों झूठी कहानी बनाकर उसे यकीन दिलाते हैं और वो इस पर यकीन भी कर लेती है। नेक्स्ट डे वो जीहू को स्कूल छोड़ने जाते हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद ही घर वापस आ जाता है ताकि वो अपनी मॉम के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वो घर आकर झूठ बोलकर कहता है कि आज टीचर नहीं आई थी तो इसलिए मैं घर आ गया। घर आकर वो अपनी मॉम के साथ खेल कूद करता है और एंजॉय करता है। शाम को वो भी घर आ जाते हैं और सब रात का खाना खाने लगते हैं। जीहू का दिल चाह रहा होता है कि वो अपनी मॉम के हाथ के बने राइस केक खाए, तो उसकी मॉम जाकर मैक्रोनी को ऑयल में डालकर पकाने लगती हैं, जो कुछ देर बाद उछलकर पैन से बाहर गिरने लगती हैं। वो ये देखकर अपनी वाइफ को पकड़ लेता है और वो के जिस्म पर गरम गरम मैक्रोनी गिर जाती है। वो थोड़ा जल भी जाता है तो सू अपने हस्बैंड को मेडिसिन लगाती है और कहती है कि तुमने मुझे हमारे बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया कि हम कैसे मिले, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर वो उसे अपनी कहानी सुनाने लगता है कि हम दोनों एक स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जबकि मैं एक निकम्मा और सुस्त इंसान था जिसे सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग का शौक था। मैं तुम्हें चुपके चुपके पसंद करता था, मगर कभी इजहार न कर सका। लास्ट डे तुम सब क्लासमेट से अपनी डायरी पर कुछ न कुछ लिखवा रही थी और मेरे पास भी आई। मैंने बेस्ट विशेस लिख दी और तुम मेरा पेन लेकर चली गई थी। और मजीद बताता है कि होंग ने मुझे बहुत बार कॉन्फिडेंस दिया कि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं कई साल तक कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा,
और कांटेक्ट ना हो पाया। फिर एक दिन मुझे कहीं से तुम्हारा नंबर मिल गया और मैंने तुमसे कांटेक्ट किया और तुम्हें मिलने के लिए कहा, जिस पर तुम मान गई थी। इस तरह हम दोनों मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे। वहीं तुमने मेरा पेन भी मुझे वापस कर दिया था। हम एक बार सिनेमा में मूवी भी देखने गए थे। फिर हमने एक दिन छोटी सी पहाड़ी पर बैठकर फर्स्ट किस भी की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सू को स्टोर रूम नजर आ जाता है तो वो उधर जाती है जहाँ उसे होंग मिलता है, जो उसे देखकर डर जाता है क्योंकि वो समझता है कि ये सू का भूत है। कुछ दिन बाद तीनों पिकनिक के लिए जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। रात को घर लौटते हैं तो वो काफी थका हुआ होने की वजह से गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर सू पूछती है, तुम्हें क्या बीमारी है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? जिस पर वो उसे बताता है कि शादी से पहले मैं बहुत स्विमिंग किया करता था और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तो अचानक से मुझे ये बीमारी लग गई कि अगर मैं ज्यादा काम करूं या टेंशन लूं तो बेहोश हो जाता हूं और ये एक लाइलाज मर्ज है। और वो ये भी बताता है कि इसी बीमारी की वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप किया था और काफी टाइम हम जुदा रहे थे। मैं तुम्हारे बगैर ना रह सका और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे कॉलेज पहुंचा तो मैंने देखा तुम किसी के साथ कार में बैठकर जा रही हो। मुझे लगा कि तुम उसके साथ खुश हो और मैं तुम्हारी जिंदगी में अब क्यों इंटरफेयर करूं। फिर कुछ दिन बाद तुम मुझसे मिलने आई और तुमने मुझे कहा कि मुझे पता है कि तुम बीमार हो और इसी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। वो उसे बताता है कि फिर हमने शादी कर ली थी और जीहू पैदा हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो टीवी पर ये न्यूज आती है कि मॉनसून 2 वीक्स में खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही वो टीवी बंद कर देता है। इसके बाद सू को सफाई करते करते अपनी एक डायरी मिलती है जिसे पढ़कर सू काफी शॉक्ड हो जाती है। वो जब रात को घर आता है तो देखता है सू जीहू को कुकिंग सिखा रही है। इसी तरह हम अगले दिन भी देखते हैं कि सू उसे बकाया घर के काम भी सिखाने लगती है। अगेन हम सू को देखते हैं जिसको वो पेंगुइन वाली बुक भी मिल जाती है और अब उसे सब समझ आ जाता है। फिर वो जीहू की बचपन की वीडियो देखती है जिसे देखकर वो रोने लगती है। वो भी छुपकर ये सारा सीन देख लेता है। वो उसी शाम होंग के साथ जाकर उस टनल को क्लोज कर देता है ताकि सू वापस न जा सके। वो उसके बाद अपने काम पे आ जाता है जहाँ उसे अपने नेबर की कॉल आती है जो उसे बुला के अपनी कार दिखाती है कि काफी दिनों से जीहू उस पर सो वाटर लगा रहा है। जिस पर वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जीहू खामोश रहता है और कुछ नहीं कहता। पर रास्ते में घर जाते हुए अपने डैड को बताता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जब हम कार वॉश करते हैं तो उस रोज बारिश होती है, इसलिए मैं उनकी कार को सोप वाटर लगाता हूँ ताकि बारिश होती रहे और मेरी मॉम वापस न जा सके। फिर हम सू को देखते हैं जो होंग की बेकरी में जीहू की बर्थडे का केक लेने जाती है और उसे कहती है कि आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा उस साल के लिए। सीन वू पर शिफ्ट होता है जो उस टनल के पास आकर देखता है कि बारिश के पानी की वजह से वहाँ पर पड़ी लकड़ियाँ हट गई हैं। उदास होकर वो घर पहुँचता है और सू के साथ जीहू की बर्थडे सेलिब्रेट करता है और वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सू घर से बाहर जाती है तो देखती है कि बारिश रुक गई है और स्कूल की तरफ निकलती है जहाँ बच्चों का एक शो हो रहा होता है और वहाँ पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। सब बच्चों से पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो अपने बारे में बताते हैं। पर जब जीहू की बारी आती है पहले तो वो खामोश रहता है, मगर फिर वो बताता है कि मैं अपने डैड की केयर करना चाहता हूँ, अपने घर को संभालना चाहता हूँ। इतने छोटे से बच्चे की समझदार बातें सुनकर सब लोग क्लैपिंग करते हैं और सू भी उसे देखती है। फिर वो स्कूल से बाहर आती है और धूप देखकर वो टनल की तरफ जाना शुरू करती है। वो अपनी जॉब पर आता है तो वहाँ उसे अपना कोलीग नजर आता है जो डूब रहा होता है। वो उसे बचाते हुए बेहोश हो जाता है। धूप तेज देखकर जीहू और उसके बीमार डैड एम्बुलेंस से उठकर घर की तरफ भागने लगते हैं। घर पहुंचकर जीहू को मॉम नहीं मिलती तो वो उन्हें तलाश करते करते टनल तक पहुंचता है जहां उसकी मॉम मौजूद होती हैं। तो वो दौड़कर उन्हें हक करता है और कहता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। जिस पर वो कहती हैं कि बेटा नहीं, मेरा टाइम पूरा हो चुका है,
अब मुझे जाना है और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पर जीहू कहता है कि मैंने अपने रिलेटिव से सुना है कि अगर मैं पैदा ना होता तो आप बीमार ना होती, क्योंकि मेरे पैदा होने की वजह से ही आप कमजोर होती गई और इतनी वीक हो गई कि आपकी डेथ हो गई। आपकी डेथ का मैं जिम्मेदार हूँ। तो वो कहती हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं, ये सब मेरे नसीब में लिखा था। और हाँ, वैसे भी मुझे खुद से ज्यादा तुमसे मोहब्बत है। और उसे कहती हैं कि अपने डैड के साथ प्यार से रहना और उनकी केयर करना। अब हम वो को देखते हैं जो भागते गिरते किसी न किसी तरह हिम्मत करके सू के पास पहुंचता है और आखिरी बार उसे देखता है जो वहाँ से गायब हो जाती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ दोनों फादर और सन अपने घर के काम ठीक से करने लगते हैं और इसी दौरान वो को सू का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि स्टोर रूम में तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। वो स्टोर रूम जाता है, उधर उसे सू की डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही मोहब्बत करती थी जब हम एक साथ पढ़ते थे, मगर मैं भी अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर सकी। स्कूल छोड़ने के बाद तुमसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की मगर मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी। फिर मुझे एक दिन तुम्हारी कॉल आई जिसे रिसीव करके मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फिर हम दोनों मिले और डेट करने लगे थे और कुछ दिन बाद तुम्हारा एक लेटर आया कि अब तुम मुझसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। इस ब्रेकअप के दौरान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और जिसके साथ तुमने मुझे कार में जाते देखा था वो मेरा क्लासमेट था जो मुझे ड्रॉप कर रहा था कि मैं बारिश में ना भीग जाऊं। और थोड़ा आगे जाकर मैंने तुम्हें स्टॉप पर खड़े देखा था और मैं भी तुमसे मिलने के लिए कार से उतरी और रोड पर मैं एक कार से टकरा गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को फ्यूचर में 8 साल आगे एक टनल में पाया जहाँ मेरी मेमोरी चली गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था। फिर मैंने तुम्हारे और जीहू के साथ टाइम स्पेंड किया और मुझे तुमसे फिर से मोहब्बत हो गई। और जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं 6 वीक्स कोमा में रही थी। उसके बाद मैं 8 साल फ्यूचर से अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी ना करूं, क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी की तो जीहू को जन्म देने की वजह से मैं बीमार होकर मर जाऊंगी। फिर मैंने सोचा मैं तुम्हारे और जीहू के बगैर नहीं रह सकती और फिर मैं तुमसे आकर मिली थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुमसे शादी करनी है। ये वही टाइम है जब हम देखते हैं सू को वू की बीमारी का पता चलता है और वो उसे आकर मिलती है और शादी के लिए एग्री हो जाती है। डायरी के लास्ट पेज पर यह लिखा होता है कि जो पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे वो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल थे। अब हम जियो को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका है। यहीं हमें ये भी पता चलता है कि सू ने होंग से प्रॉमिस लिया था कि तुम जीहू की हर बर्थडे पर उसको मेरी तरफ से केक और ग्रीटिंग्स कार्ड दिया करोगे। वो दोनों अभी तक सू को बहुत मिस करते हैं। जीहू अपने डैड की बहुत केयर करता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।